NCERT Science, Class 7, Time and Motion, Unit 1. हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय टाइम क्या हुआ है, आप क्या करोगे? आपके हाथ में बंधी हुई घड़ी को देखकर आप मुझे टाइम बताएंगे। अगर आपके हाथ में घड़ी नहीं है तो आप दीवार पर टंगी हुई घड़ी को देखकर मुझे टाइम बताएंगे। सही है ना? तो आपको पता ही है कि टाइम देखने के लिए आप दीवार पे लटकी हुई घड़ी या हाथ में पहनी हुई घड़ी का इस्तेमाल करते हो। वी नो द टाइम विद द हेल्प ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस। आपको पता है पुराने जमाने में हमारे एंसेस्टर्स टाइम को कैसे देखते थे जब घड़ियां नहीं थी? सोचिए, क्या उस समय भी टाइम का महत्व था? क्या वो टाइम को कैलकुलेट करते थे? बिल्कुल करते थे। हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो नेचुरल इवेंट्स को देखते थे। जो प्रकृति में होने वाली घटनाएं थी उसको देख के वो टाइम का अंदाजा लगाते थे। कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको। वो नेचुरल इवेंट्स जो रेगुलरली रिपीट करते थे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उसको मेजर करके वो टाइम को कैलकुलेट करते थे। एग्जांपल बताता हूं आपको। आपको पता है सूरज के उगने को क्या बोलते हैं? सनराइज बोलते हैं। सनराइज जो है वो रोज होता ही है। होता है कि नहीं होता? तो उस जमाने के लोग तो थे, हमारे पुराने जमाने के लोग, हमारे एंसेस्टर्स, वो क्या करते थे? आज का सनराइज और कल के सनराइज के बीच में जितना टाइम लिया जाता था उसको वो डे मानते थे, दिन मानते थे। उसको हम सोलर डे कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर डे। यानी आज का सनराइज और आने वाले कल का सनराइज के बीच में जितना टाइम लिया गया है उस टाइम को हम सोलर डे कहते थे। द टाइम टेकन बिटवीन वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज was called a day और सोलर डे। समझ आया? आपको पता ही है कि चंद्र जो होता है, आप देखते होंगे रात को, उसका साइज घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। पता ही होगा आपको। जब चांद पूरा होता है उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। और जब चांद धीरे धीरे उसकी साइज कम होने लगती है और एक दिन ऐसा आता है कि हमें चांद नजर ही नहीं आता। कभी देखा है आपने आकाश में कि कई बार चांद आपको नजर ही नहीं आता? उस दिन को हम कहते हैं अमावस्या। ये जो साइकिल है मून की, ये मून की साइकिल बिल्कुल फिक्स्ड होती है क्योंकि डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम में होती है। तो जितना टाइम पूर्णिमा से लेकर अगले पूर्णिमा तक हो जाता है, उस टाइम को हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, पुराने जमाने के लोग उसको मंथ मानते थे। क्या मानते थे? मंथ मानते थे। यानी कि द टाइम टेकन बिटवीन वन न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून वॉज कॉल्ड ए मंथ। द टाइम टेकन बाय द अर्थ to complete one revolution of the sun was called a year। तो आपने देखा कि पुराने जमाने में भी लोगों को टाइम कैलकुलेट करना पड़ता था। टाइम का ज्ञान होना जरूरी था। उसके बाद मनुष्य आविष्कार करने लगा, खोज करने लगा, तो टाइम मेजर करने के डिवाइस बनाने लगे। यानी कि वो साधन बनाए जिससे वो टाइम कैलकुलेट कर सकते थे। आपको याद है या आपको पता है कि कौन कौन से साधन है ये? चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम निकालने के डिवाइसेस थे। सनडायल, दूसरा सैंड क्लॉक, तीसरा वाटर क्लॉक। ये उस जमाने में यूज होते थे जब हमारे मनुष्य ने घड़ियां का आविष्कार नहीं किया था। कौन से डिवाइसेस थे?
सनडायल, सैंड क्लॉक और वाटर क्लॉक। क्या आपको पता है महाराजा ऑफ जयपुर सवाई जय सिंह टू, नाम सुना है आपने इनका? इन्होंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा सनडायल बनाया था जिसका नाम था सम्राट यंत्र 1728 में। सवाई जय सिंह टू जो कि महाराजा जयपुर के थे, उन्होंने ये सम्राट यंत्र बनाया था जंतर मंतर के अंदर जो कि जयपुर में है। और ये सनडायल वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और बिल्कुल एक्यूरेटली टाइम को मेजर करता था। तो आप देख सकते हो कि पुराने जमाने में भी सनडायल का इंपॉर्टेंस कितना था। चलिए हम टाइम कैलकुलेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जितनी भी घड़ियां होती है, चाहे वॉल क्लॉक हो, चाहे हमारे हाथ में पहनने वाली घड़ी हो, ये पीरियोडिक मोशन के प्रिंसिपल पे आधारित होती है। यानी टाइम कैलकुलेट करने के लिए पीरियोडिक मोशन का ज्ञान होना जरूरी है। अब आप पूछेंगे पीरियोडिक मोशन क्या होता है? आपको मोशन तो पता ही है, मूवमेंट। तो जब कोई मोशन रिपीट होता है एक रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कोई भी मोशन एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो जाए, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। चलिए हम इस पीरियोडिक मोशन को सिंपल पेंडुलम से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या समझने की कोशिश करते हैं? पीरियोडिक मोशन क्या होता है। चलिए पीरियोडिक मोशन को समझने के लिए हम सिंपल पेंडुलम को बनाते हैं। सिंपल पेंडुलम को बनाने के लिए आपको एक छोटा सा मेटलिक बॉल, जिसको हम बॉब बोलते हैं, उसको लेना पड़ता है और एक स्टैंड के ऊपर उसको धागे से लटकाते हैं। इस तरह के बॉब जो है फ्रीली मूव कर सके। यानी सिंपल पेंडुलम बनाने के लिए आपने क्या क्या लिया? आपने एक छोटा सा मेटलिक बॉल लिया जिसको हम बॉब बोलते हैं, और उसको हम लंबे धागे से इसको हम टांगते हैं एक रिजिड सपोर्ट के ऊपर, ताकि बॉब फ्रीली आगे पीछे घूम सकता है। चलिए हम सिंपल पेंडुलम को जो टर्म्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली टर्म है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम की लेंथ क्या होती है? आपने देखा अभी पेंडुलम में कि आपने एक स्ट्रिंग को रिजिड सपोर्ट से टांगा हुआ है। जो लेंथ जहां से टांगा है आपने और सेंटर ऑफ बॉब के बीच में होती है, उसे हम लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। यानी वो धागे की लेंथ जहां से लटकाया हुआ है और बॉब के सेंटर तक होती है, उस लेंथ को हम लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। हम लेंथ ऑफ द पेंडुलम को एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एल से। चलिए अब नेक्स्ट टर्म को समझते हैं, मीन पोजीशन। व्हाट इज द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब? आपने देखा है कि बॉब जो है एक पोजीशन ऑफ रेस्ट पे है, ए पे। पोजीशन ए को बॉब का मीन पोजीशन कहते हैं। तो व्हाट इज द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब? द पोजीशन ऑफ द बॉब व्हेन इट इज एट रेस्ट इज कॉल्ड इट्स मीन पोजीशन। यानी पोजीशन ए जो है वो बॉब की मीन पोजीशन है। समझे आप? आगे बढ़े। चलिए अब नया टर्म समझते हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ द बॉब। आप बॉब को खींचिए और एक सी पोजीशन तक लाइए और छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे बॉब के छोड़ने से ये स्विंग करना शुरू करती है।
ये पोजीशन सी से नीचे की तरफ मीन पोजीशन ए तक आती है। यहां वो रुकता नहीं है बॉब, ये पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाती है, फिर ये वापस लौटती है और मीन पोजीशन तक आती है, फिर ये आगे स्विंग करती हुई पोजीशन सी तक जाती है। इस तरह ये दोनों तरफ स्विंग करना शुरू करती है। वो पोजीशन बॉब की जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है मीन पोजीशन से, वो एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पर पोजीशन सी भी एक्सट्रीम पोजीशन है, पोजीशन बी भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इन पोजीशंस को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ द बॉब। तो एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द बॉब को कैसे बोलेंगे आप? द पोजीशंस वेयर द बॉब इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशंस। तो इस बॉब की एक्सट्रीम पोजीशन क्या है? बी और सी। मीन पोजीशन क्या थी? ए। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। बॉब को दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन सी पे लाइए और छोड़ दीजिए। बॉब स्विंग करना शुरू करता है। ये फिर रेस्ट पोजीशन यानी मीन पोजीशन ए पर आती है। मीन पोजीशन ए से ये आगे एक्सट्रीम पोजीशन बी तक आती है, फिर स्विंग करती हुई ए पे आएगी, फिर सी पे आएगी। इस तरह स्विंग करती रहेगी। तो बॉब का मोशन ए से सी तक, सी से ए से होते हुए बी तक और बी से ए तक वापस आती हुई को हम एक ऑसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ऑसिलेशन कहते हैं। सो व्हाट इज ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम? वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब about its mean position is called an oscillation of the pendulum. चलो आगे पढ़ते हैं। अगला टर्म है एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। आपने देखा पेंडुलम जो है वो स्विंग करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है टू एंड फ्रो। मीन पोजीशन ए से इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां तक है? सी पोजीशन तक है। या ए से इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन बी तक है। इस डिस्प्लेसमेंट को जो मीन पोजीशन से है उसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ए सी और ए बी को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। सो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन on either side is called the amplitude of the pendulum. समझ आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। आपने अभी एक ऑसिलेशन क्या होता है समझा। उस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। यानी कि एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम चाहिए वो उस पेंडुलम का टाइम पीरियड कहलाता है। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। समझ आया आपको? चलिए अगली टर्म पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। आपने अभी ऑसिलेशंस को समझा कि पेंडुलम ऑसिलेशंस करते हैं। जितने ऑसिलेशंस पेंडुलम एक सेकंड में पूरा करता है वो पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यानी कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय अ पेंडुलम इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड में ऑब्जेक्ट के पेंडुलम ने 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस किए हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? 20। और अगर एक सेकंड में 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? 10।
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज t। आपने देखा होगा पुराने जमाने में सिंपल पेंडुलम से टाइम कैलकुलेट करते थे। वो घड़ी बड़ी बड़ी हुआ करती थी और कई म्यूजियम्स में भी आप इसको देख सकते हो। बट क्या ये सिंपल पेंडुलम वाली घड़ी आजकल नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। आजकल हमें क्या नजर आ रहा है? आजकल हमारे पास जो घड़ी आती है, जो आप हाथ में पहनते हो, इसमें एक बैलेंस व्हील होता है जो कि जो कांटे होते हैं हमारे आवर के और मिनट्स के, उसको वो कंट्रोल करती है। तो जो हमारी रिस्ट वॉच है उसमें पेंडुलम नहीं होता, उसके बदले बैलेंस व्हील होता है जो कि हैंड्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। आजकल हम कॉर्ड्स के घड़ियां और क्लॉक्स यूज करते हैं टाइम मेजर करने के लिए। कॉर्ड्स क्या होता है? कॉर्ड्स में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। वो यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि जब भी उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलता है तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। कॉर्ड्स हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑसिलेटिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आजकल हमारे पास जो घड़ियां हैं जिसमें इलेक्ट्रिक सेल होता है, आप घड़ी में देखेंगे आपकी घड़ी के अंदर पीछे की तरफ एक इलेक्ट्रिक सेल होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल और क्वार्ट्ज का क्रिस्टल डाला जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक करंट पास करती है तो क्वार्ट्ज जो है वो डेफिनेटली ऑक्सीलेट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से घड़ी की जो आगे की तरफ हैंड्स होते हैं वो मूव करना शुरू करते हैं। तो अब समझिए आप कि आपकी जो क्वार्ट्ज की घड़ी है उसमें क्या होता है? दो चीज होती है। एक होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या होता है? टू सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट। क्वार्ट्ज का मेन फंक्शन क्या होता है? जब उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है, जब उसको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, क्वार्ट्ज की घड़ी जो है मोस्ट एक्यूरेट है। समझ आया आपको? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। आपको रेस में दौड़ना है और टाइम मेजर करना है, तो क्या हम घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, बट आपने देखा होगा कि आपके टीचर के हाथ में एक नई टाइप की क्लॉक होती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम स्टॉप वॉच कहते हैं। स्टॉप वॉच में क्या होता है? जब रेस भागना शुरू करते हो तो वो ये पुश करते हैं बटन को, जिससे टाइम शुरू हो जाता है, और जब आप पहुंच जाते हो फिनिशिंग पॉइंट पे तो ये बटन दबा के स्टॉप करती है। तो इससे जो है टाइम कैलकुलेट होता है। फॉर मेजरिंग शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम अ स्टॉप वॉच इज यूज्ड। आजकल डिजिटल वॉचेस भी मार्केट में अवेलेबल है। इन डिजिटल वॉचेस में न आवर, न मिनट, न सेकंड के कांटे होते हैं। ये डायरेक्टली नंबर्स में टाइम डिस्प्ले करता है। आपके पास डिजिटल वॉच भी होगी। आपको पता है दुनिया का सबसे एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट किससे करते हैं हम लोग? हम करते हैं एटॉमिक क्लॉक से। इन क्लॉकों में एटम्स का वाइब्रेशन होता है और उससे टाइम मेजर करते हैं। इसको हम हायर क्लास में आगे पढ़ेंगे। आपके घर में माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, देखा होगा आपने कि इसमें टाइमर लगा होता है। टाइमर क्या करती है? ये एक ऐसी घड़ी है जो कि फिक्स टाइम पे काम करती है और उसके काम करने के साथ इंडिकेटिंग करती है कि आपने अगर इतने सेकंड के बाद काम को रोकना है, इतने मिनट के बाद काम रोकना है, तो टाइमर जो है ऑटोमेटिकली आपको बताएगी कि टाइम पूरा हो गया है। जैसे वॉशिंग मशीन में आपको कपड़े 7 मिनट के लिए धोने हैं, तो टाइमर जो है 7 मिनट के बाद जोर जोर से बजने लगता है, जिससे आपको पता चलता है कि टाइम पूरा हो गया है। इसी तरह माइक्रोवेव में अगर आपको चीज़ गर्म करनी होती है तो आप टाइमर लगा देते हो, जैसे 2 मिनट का। 2 मिनट के बाद
आप देखेंगे कि टाइमर बजता है और आपको बताता है कि टाइम हो चुका है, आप अपनी चीज को बाहर निकालिए। टाइमर्स ट्रैफिक सिग्नल्स में भी और एयर कंडीशन में भी होते हैं। समझ आया आपको? चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं, इस मॉड्यूल में हमने क्या क्या पढ़ा था। 1. Our ancestors used some natural events which repeat regularly after definite intervals of time to measure time. 2. What is periodic motion? A motion which repeats itself at regular intervals of time is called periodic motion. What is a simple pendulum? A simple pendulum consists of a small metal ball called bob suspended by a long thread from a rigid support, such that the bob is free to swing forth and back and forth. 4. What is oscillation of the pendulum? One complete to and fro motion of the bob about its mean position is called an oscillation of the pendulum. What is the amplitude of the pendulum? The maximum displacement of the bob from its mean position on either side is called the amplitude of the pendulum. Then what is the time period of the pendulum? The time taken by the bob of the pendulum to complete one oscillation is called time period of the pendulum. What is the frequency of the pendulum? The number of oscillations made by a pendulum in 1 second is called its frequency. तो फ्रेंड्स, आपने इस मॉड्यूल को रिवाइज भी कर लिया। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। आपको इस मॉड्यूल के जितनी भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के अंदर, वो आप इजीली, करेक्टली और बिना रटे हुए बहुत आराम से कर पाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि एग्जाम्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन इस मॉड्यूल के रिलेटेड आएगा, उसको आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और एक्सेलेंट स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।